नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है विनोद चंद्राकर जी की। राजनीति से जुड़े हुए हैं, वर्तमान समय में राजनीति में सक्रिय भूमिका में है। अपने राजनीतिक करियर से संबंधित अपने भविष्य को लेकर के कुछ प्रमुख प्रश्न ये जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली से। तो चलिए इनकी जन्म कुंडली से इनके प्रश्नों का हम जवाब तलाशेंगे और साथ ही साथ विकास इन्होंने कैसे किया, कौन से वो ग्रह योग हैं जिन्होंने इन्हें सहयोग दिया, इसके बारे में भी हम जानेंगे इनकी जन्म कुंडली से। तो यदि आप भी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं तो जन्म की तारीख मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख बताऊं उससे पूर्व बता दूं कि जैसा कि आप सभी दर्शकों को यह ज्ञात है कि सोमवार के दिन मैं लाइव नहीं आ सकूंगा, कारण है तकनीकी खराबी। अब जब लाइव नहीं आ सकूंगा तो उस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं दर्शकों को इंतजार रहता है, क्योंकि वहां उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन होता है। वो नुकसान न हो इसके लिए एक रास्ता है, और रास्ता है कि ऐसे ही कुंडली का वीडियो बना दूं मैं और बना करके तब फिर अपलोड कर दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग लाइव में 10 कुंडली का अध्ययन हो जाता है, तो इतनी ही कुंडलियों को लेने का मैं प्रयत्न करूंगा। आप एक काम करिए कि आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और कोई एक प्रश्न लिख दीजिए। वहीं से चुनाव कर लिया जाएगा और आपकी कुंडली का प्रसारण मैं कल कर दूंगा। 10 कुंडलियां एक साथ, एक प्रश्न से ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा मुख्य जो प्रश्न हो एक वही लिखिएगा। जन्म की तारीख नोट कर लीजिए इनकी, 5 सितंबर 1975 और जन्म का समय है प्रातःकाल 9:55 महासमुंद, छत्तीसगढ़। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में ही ये सक्रिय हैं, एमएलए हैं। तुला लग्न की इनकी कुंडली और शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। तुला लग्न, शुक्रवार के दिन का जन्म, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में। राक्षसगण, सिंह राशि, अग्नि तत्व की यह राशि है, सूर्य राशिश है। और जैसा कि मैंने कहा तुला लग्न की कुंडली, लग्नेश और राशिश में तत्वतः सामंजस्य है, परंतु लग्नेश और राशिश नैसर्गिक मित्र नहीं हैं। वायु तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है तुला लग्न, ये जो राशि है लग्न में श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि तुला का कार्य है, तराजू का काम है बैलेंस करना। नेता अथवा अभिनेता इस लग्न के लोग प्राय हुआ करते हैं, कारण इस लग्न के पास वो क्षमता है कि अपने शत्रुओं को भी मुस्कुराकर अपना बना ले। यह क्षमता प्राप्त है तुला लग्न को। परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बना लेना, यह क्षमता अगर किसी लग्न में है तो वो तुला लग्न में है। राशि की बात कर ले तो सिंह राशि अग्नि तत्वीय राशि है, स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना। निसंदेह इस लग्न के राशि के लोग अनुशासनात्मक होते हैं, निर्णय जीवन काल में सदैव सही लेते हैं, लेकिन कई बार आलस्य भी करते हैं और कई बार दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। अब देखा जाए तो तुला लग्न और लग्नपति का जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठना। अच्छा, इनके पहले प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि प्रश्न मुख्यतः 3 ही हैं। पहला प्रश्न है राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न है धन आवक की स्थिति कैसी रहेगी, और तीसरा इनकी कुंडली में राहु की महादशा का प्रारंभ 2020 के अगस्त के बाद होने वाला है। यह जानना चाहते हैं कि वो महादशा कैसी रहेगी। बस ये 3 सवाल और उसी पर इस पूरी कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे। अब चलिए प्रारंभ करते हैं। तो लग्नपति का जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठना बढ़िया है। लग्नेश जब भी कुंडली में लाभ भाव में जाकर के बैठे तो लाभ के दृष्टिकोण से, क्योंकि लग्नेश जहां बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि ला देते हैं। निसंदेह यहां पर ये सूर्य की राशि में सूर्य के साथ ही तात्कालिक शत्रुता बनाते हुए बैठे हैं।
परंतु लाभ भाव में ग्रहों का प्रभाव, जैसा कि मैं पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, अच्छा होता है। जैसे कि अब इसी लग्न में ले लीजिए, सूर्य बहुत कारक नहीं है, परंतु स्वगृही सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। और इनके दूसरे प्रश्न का जवाब निकल जाता है। यहां पर इन्होंने पूछा धन की स्थिति आवक कैसी रहेगी, सो दूसरे प्रश्न का जवाब ही यहां पर आ जाता है कि इस कुंडली में महाधन योग तो है ही है। सूर्य कुंडली के लाभ भाव में हो तो जातक कम से कम पूरी जिंदगी धन के लिए वो चिंतित नहीं हो सकता। और ये जितनी भी कुंडलियां ऐसी आई हैं, मैं सदैव वहीं सूत्र को बताया करता हूं कि लाभ भाव में अगर सूर्य हैं तो यह बात तय है कि जातक को जीवन काल में कभी धनागमन में कहीं परेशानी नहीं होगी। और कई बार इसी के लिए कहा करता हूं कि शाम तक पैसे न हो और सुबह कहीं ना कहीं से उसकी आवश्यकता है तो सुबह होने से पहले आएगा, पैसा चल के आएगा। वही इनकी कुंडली में अगर पैसा आ रहा है तो धन भाव की स्थिति को देखना होगा। धन भाव के स्वामी धन भाव को देख रहे हैं तो अपने भाव की वृद्धि करेंगे। फलतः धन के दृष्टिकोण से, धनागमन के दृष्टिकोण से पूरी जिंदगी जबरदस्त है, यानी उसमें कोई किंतु परंतु प्रश्न है ही नहीं। अब जरा गौर करिए कि कुंडली में तुला लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन होता है। वो कौन सा ग्रह होता है जो सर्वाधिक योग कारक। यहां गौर करने वाली बात एक और है, इनकी लग्न कुंडली तुला है तो चंद्र कुंडली सिंह है। अगर लग्न कुंडली से हम देखते हैं तो शनिदेव 10वें भाव में आते हैं, और अगर हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो शनिदेव 12वें भाव में आते हैं। अब कुंडली में अगर हम षडबल पर नजर डालते हैं तो षडबल में लगभग चंद्रमा को छोड़कर हर ग्रह के पास ठीक ठाक बल है। हर ग्रह के पास ठीक ठाक बल है, लेकिन ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीति और राजनीति में सक्रिय भूमिका के साथ बड़े पद पर, बड़े ओहदे की ओर बढ़ना इसके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह के पास बल हो। शनिदेव की स्थिति को अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में कारक होते हैं, सभी जानते हैं। कुंडली के 10वें भाव में इनकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं, परंतु डिग्री वाइज मृत अवस्था में, क्योंकि 5 अंश 16 कला पर है। परंतु प्लस पॉइंट क्या है कि षडबल में इनको बल मिल रहा है। कारण है केंद्र गुरु से केंद्र में होना, दूसरा शनिदेव का पुष्य नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में होना, और तीसरा ये अगर देखें तो चंद्रमा की राशि में बैठे और चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता करते हुए बैठे, सम होकर के बैठे हैं। सो शनिदेव के पास बल जरूर कम है, वृद्धावस्था के करीब पहुंच रहे हैं, परंतु इस कम बल के बावजूद ये प्रभावी हो गए हैं। कारण है केंद्र का प्रभाव, जितने तरफ से मैंने सिद्ध किया इनका प्रभाव वो रिजल्ट कर रहा है। अब बारी आती है राजनीति में राहु की बड़ी भूमिका है। अगर शनिदेव की है तो राहु की भी है। इनकी कुंडली में राहु नीच राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। कई लोग ये पूछे थे, नीच भंग की बात जब मैंने बताई थी कि क्या राहु और केतु का भी नीच भंग होता है। इनकी कुंडली में आइए इसका जवाब मिल जाएगा आपको। राहु और केतु का भी नीच भंग होता है, परंतु चूंकि राहु और केतु का जो संपूर्ण प्रभाव है वो स्वतः पर निर्भर नहीं है, वो प्रभाव निर्भर है जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के राशिपति के प्रभाव पर। इनकी कुंडली में राहु मृत अवस्था में, केतु मृत अवस्था में और शनि भी मृत अवस्था में, ये 3 ग्रह मृत अवस्था में हैं। राहु की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि में, नीच राशि में, परंतु मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण निसंदेह नीच भंग हो रहा है, परंतु उनके पास खुद का बल कम है। अन्यथा जितना उनके पास बल है, मैं सदैव एक बात और कहा करता हूं कि ग्रह का मृत होना और अस्त होने का यह तात्पर्य कतई मत निकालिए कि वो ग्रह प्रभाव विहीन हो गए। ये अस्त और मृत, क्योंकि न तो ग्रह कभी मृत होता है न अस्त होता है। जन्म कुंडली में जो हम ये कहते हैं कि ग्रह मृत है और अस्त है, इसका एक ही अर्थ है कि पृथ्वी से उस समय देखने पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि ये ग्रह हमसे दूर चला गया या दिखाई नहीं पड़ रहा या परिस्थितियां उसकी बदल रही हैं। सो ग्रहों की जो गणना की गई है, मैं हमेशा कहा यह दृष्टि विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र। तो राहु का इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में निसंदेह नीच भंग हो रहा है और उस भाव के स्वामी मंगल उसको देखकर बल प्रदान कर रहे हैं। राहु का द्वितीय भाव में होना ऐसे जातक की वाणी बड़ी ही कहते हैं डिप्लोमेटिक होती है, जब जैसा तब तैसा। निसंदेह कई बार ऐसा जातक उग्र भी बोल बैठेगा, कारण मंगल यहां के स्वामी हैं और मंगल में उग्रता है। तो कई बार इनकी वाणी में एक समस्या होगी कि जातक कई बार ऐसा उग्र बोल बैठे, कड़वा बोल बैठे, सत्य बोल बैठे, जिसके चलते अपने साथ के लोग ही इनके लिए विरोधी स्वर उठा देंगे, विरोधी बन जाएंगे इनके लिए। लेकिन चूंकि यहां पर देखा जाए तो राहु बैठकर षष्ठम को देख रहे हैं, सो कुछ बिगड़ने वाला इनका नहीं है। हां, यह जरूर है कि इनकी वाणी के कारण इनको कई बार अलग थलग तक कर दिया जा सकता है। हालांकि वो काम करेगा तुला लग्न, जातक
सामंजस्य बिठा लेता है। फिर भी मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूं, आपने पूछा था राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया। आपको अपनी वाणी को सदैव इसी ढंग का बनाना होगा कि जब जैसा तब तैसा, क्योंकि आपकी कुंडली बताती है कि बहुत सत्य और मुंह पर बोलने के कारण आपके अपने ही लोग कई बार आपके शत्रु बन जाएंगे और कई बार इसी के कारण आपको मिलता हुआ यश भी आपके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि मैं देख चुका हूं आपकी कुंडली में सूर्य के पास बहुत अच्छा बल है, इसलिए यश की बात मैं ना नहीं कहता कि यश नहीं मिलेगा, पर फिर भी अपनी वाणी के कारण ही आप मानसिक चिंता में पड़ेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में अमावस्या के दोष से ग्रसित हैं। चंद्रमा अमावस्या के दोष से ग्रसित हो तो यह भी एक तरह से केमद्रुम के समान ही हो जाता है। जातक को मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होने लगती है, बहुत ज्यादा। तो इस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जाकर के 12वें भाव में स्वगृही होकर के बैठे हैं। ज्योतिष के तर्क के आधार पर देखें तो ये बुध भाग्य भाव के बल को बलि करेंगे। मैंने कहा था भाग्येश जाकर के अगर 12वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातकों को जीवन काल में कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य हाथ में ले लिया है, जो कार्य आपने शुरू कर दिया है, चाहे जैसे भी हो उसे पूरा करिए। आपकी कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, प्रमुख पॉइंट, ये सूर्य कारक नहीं है इस लग्न में, लेकिन लाभ भाव में बैठे हैं। फलतः जैसा मैंने कल ही बताया था कि जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश को देखने के बाद सीधे हमें लाभ को एक बार देख लेना चाहिए। चलित चक्र में कुंडली में कोई बदलाव इनके नहीं हो रहा है और लाभ भाव अत्यंत मजबूत है, यानी धनवान न बलवान लोग के। धन का आपके पास कभी कमी नहीं और धन है तो बलवान बने रहना स्वाभाविक है। दशमस्तु शनिदेव को बल देना होगा, क्योंकि इस पूरी कुंडली में अगर कोई ऐसा ग्रह जो सब कुछ कर सकता है वो यही है। राजनीति में है तो सूर्य को भी बल देकर के रखना होगा, क्योंकि बिना नाम के, बिना सम्मान के, जाहिर सी बात है एमएलए बनने से तो काम चलता नहीं। लोग सोचते हैं अब इससे ऊपर जाना, तो उसके लिए आपका रुतबा बनना चाहिए, समाज में नाम बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी में जब भी कोई आपको ऊपर करता है तो सीधी सी बात है आपके नाम और वहां की प्रतिष्ठा को देखते हुए कि समाज में कैसा वर्चस्व है आपका, वो करेंगे सूर्य। सूर्य के पास बल है तो सूर्य को हम अगर और बल दे दें, सूर्य की स्थिति को और मजबूत कर दें, तो राजनीतिक पक्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि जो आपके विरोधी भी हैं वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यहां पर हमें सूर्य को बलवान करना होगा। निसंदेह चंद्रमा के कारण आपका मन अशांत रहेगा, लेकिन हम सूर्य को अगर बलवान रखेंगे तो आत्मविश्वास मजबूत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन काल में व्ययाधिक रहेगा, परंतु वो भाग्यपति होकर के व्यय में बैठे हैं। फलतः धर्म कर्म इत्यादि में ही आपका व्यय होते रहना अच्छा है। जन्म लग्न से मांगलिक है, जिसका कोई लेना देना अब नहीं है, और सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति का यहां पर बैठना भाव नाश कराने वाला होता है। तो ये कई बार दाम्पत्य जीवन में परेशानियों की भी सूचना ले आता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होने लगती है। हालांकि ये न तो आपने इस विषय को पूछा है, न ज्यादा हम इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर और विचारणीय तथ्य क्या है कि इस कुंडली में अगर देखें तो पराक्रमपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो सप्तम में बैठ करके लाभ को, लग्न को और खुद अपने ही घर पराक्रम को देख रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि बात तुला लग्न की चल रही है। अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि अगर कुंडली में षष्ठम अष्टम के स्वामी किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से षष्ठम अष्टम से देवगुरु का संबंध बनता है तो ऐसे जातक को पेट जन्य रोगों की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप अपने जीवन काल में अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो एक बात का सदैव ख्याल रखिए कि भोजन जितना सात्विक होगा उतनी आपकी स्थिति अच्छी होगी, आयु आपकी उतनी अच्छी होगी। मंगल और केतु का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं की संभावनाओं को दर्शाता है। और याद रखिएगा कि आपकी वाणी ही आपके लिए शत्रुता पैदा कर देगी और पीठ पीछे वार करने वालों की संख्या भी बहुतायत हो जाएगी। केतु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो एक और बात मैं कहा करता हूं कि जब तक जीवन काल में आपका कोई काम बन न जाए, कोई काम बनाने वाले हैं, कोई काम बनने वाला है, तब तक किसी से मत कहिए जब तक कि काम वो पूरी तरह न बन जाए। परसों तरसों ही सूत्र में इससे सिद्ध किया था कि यहां पर बैठे केतु कई बार पशुओं से दुर्घटना या आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना या ऑपरेशन तक की नौबत ले आते हैं। सो सावधान रहिएगा, जीवन काल में इससे संबंधित परेशानी है। आपका अगला जो प्रश्न था वो था राहु की महादशा। निसंदेह तुला लग्न की कुंडली में राहु की महादशा को सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहा जाएगा। किसी भी कुंडली में अगर विशेष करके वो वृषभ लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, कन्या की कुंडली हो, तुला की कुंडली हो, कुंभ की हो, मकर की हो, तो वहां पर राहु प्रभाव में खराब नहीं फल देते। बस निर्भर यह करता है वो कहां बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं और राशिपति की स्थिति क्या है। आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं और इनकी महादशा शुरू होने जा रही है। राहु की दृष्टि षष्ठम पर, अष्टम पर और साथ ही साथ कर्म भाव पर होगा। राहु की दृष्टि के कारण, राहु की स्थिति के कारण दो ही चीज होने वाला है। या तो राहु की महादशा में जबरदस्त बूम करेंगे आप, जबरदस्त उछाल पाएंगे आप, और या तो फिर राहु की महादशा में अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से परेशान होंगे आप। अब सवाल उठता है कि मैंने दोनों ही बातें कैसे कह दी। देखिए, सिंह राशि के हैं आप, न तो
जन्म राशि पर और विनोद नाम ना तो नाम राशि पर, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, फलस्वरूप आपके नाम राशि का विश्लेषण अवश्य होना चाहिए। तो नाम राशि पर भी वर्तमान समय में ढैया 7.5 न है, न तुरंत आने वाला है। आप पूरी तरह से इस समय क्लियर चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राहु की महादशा में राहु का जो अंतर का काल होगा 3.25 साल का समय, ये एक टाइम जैसा है, इसे आप शांति से काटिए। अब सवाल उठता है कि मैंने कहा कि दोनों ही बातें होंगी, या तो आप बहुत बूम करेंगे या तो डाउन होंगे। दोनों बातें मैंने क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि यह निर्भर करता है कि राहु को आप कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, महादशाओं के अगर प्रभाव को समझना है तो गत महादशा जो बीत रही है या बीती, वही महादशा तय करती है कि आने वाली महादशा क्या देगी। मंगल की महादशा ने आपको दिया, मंगल की महादशा ने आपको दिया, मंगल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम कहें कि यह बहुत खराब फल आपको दिए, मंगल ने आपको दिया। अब बारी आती है राहु की, जो कि देने वाले ही हैं, और मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट होकर के गुरु के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब निर्भर कैसे करता है? वाणी पर। वाणी पर आपकी पार्टी में ही आपके अपने कहे जाने वाले, जो आपके पीठ पीछे आपके अपने हैं, हो सकता है वही आपका पत्ता काटे, वही आपके लिए जाकर के कुछ ऐसा बना दे माहौल जिसके चलते आगे आपको दिक्कत आए। सो आपको सतर्क और बोलने से पहले सावधान रहना होगा। शत्रुता ना के बराबर हो, गुरु शत्रु भाव के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे हैं। जितनी जीवन काल में आपकी शत्रुता कम होगी, उतनी आपकी सफलता का स्तर ज्यादा मजबूत होगा। सो शत्रुता बिल्कुल मत बने रहने दीजिएगा जीवन काल में, इस बात का आपको सदैव ख्याल रखना है, शत्रुता होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, यहां भाग्य भाव आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो पाप मध्यत्व में है। भाग्य भाव पाप मध्यत्व में है। शनि ने और मंगल केतु ने भाग्य भाव को पाप मध्यत्व में डाल दिया है और भाग्यपति 12वें में चले गए हैं। कई बार आपको महसूस होगा कि भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए वो कम आ रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि धन की तरफ से समस्या नहीं यहां से है, तो एक ही उपाय है, गणेश जी की आराधना। आप अपने जीवन काल में अपने इष्ट देवता के रूप में उन्हें चुन लीजिए। गणेश जी की आराधना आप शुरू कर दीजिए, दुर्गा जी की आराधना आप शुरू कर दीजिए। ये दो काम आप जीवन में कभी बंद मत करिए। राजनीति में हो या किसी भी ऐसे पद पर जहां आप जनता के सम्मुख आते हैं, समाज के सम्मुख आते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, आपको अपना इष्ट किसी न किसी को बनाकर निरंतर उनकी साधना करनी ही चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं कहता हूं, गणेश जी और दुर्गा जी की आराधना आपको आजीवन करनी होगी, बिना रुके, बिना थके, कभी इसे बंद मत करिएगा। आप अगर चाहते हैं कि मुझे जीवन काल में सब सुख आसानी से मिलता चला जाए, हालांकि आसानी नहीं, परेशानी होगी, क्योंकि भाग्य भाव कहीं ना कहीं यहां पर धन के मामले में नहीं लेकिन बाकी चीजों में तो भाग्य भाव पाप मध्यत्व में है, लेकिन चाहते हैं आसानी से मिले, गणेश जी की शरण में आ जाइए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शनि को अगर हम बलवान कर लेते हैं तब भी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाने वाला है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी की आराधना करने से आपके राहु से भी हमें अच्छा फल मिल जाएगा। सो गणेश जी की आराधना करेंगे, बुद्ध बली हो जाएंगे, राहु अच्छा फल देंगे, बाकी सारी स्थितियां अपने आप ही ठीक हैं। शनिदेव को बल देने के लिए आप चाहें तो आजीवन शनिदेव का रत्न नीलम धारण करके रख सकते हैं। नीलम से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस पूरी कुंडली में अगर रत्न मुझे कोई धारण कराना है तो एकमात्र रत्न नीलम। राजनीति में है तो ज्यादातर लोग, अब अरविंद केजरीवाल की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग सफेद कुर्ता इत्यादि ही पहनते हैं। तो सफेद आप पहनते हैं तो वैसे ही शुक्र को बल मिल रहा है। शुक्रवार के दिन पहले तो स्त्रियों का सम्मान करना, और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा दें अथवा कबूतरों को दाना इत्यादि सप्तधान्य देना भी शुक्र को बलि करा देता है। तो यह भी करके आप फायदा उठा सकते हैं और शुक्र को बलि बना सकते हैं। स्त्रियों के सम्मान से शुक्र को बल मिलता है। सूर्य को बल बनाए रखने के लिए सूर्योदय के बाद तक अगर सोने की आदत है तो वो जरूर दूर कर दीजिएगा, और पूर्व दिशा की ओर पैर करके भूल के भी मत आप सोइएगा। बस एक और बात, राजनीति जैसे क्षेत्र में अगर आप हैं तो निसंदेह, वैसे तो आप सिंह राशि के हैं और जैसा मैंने कहा ये राशि अनुशासित है, फिर भी लोगों की संगति हो ही जाती है। तो मांसाहार और मद्यपान, यहां से शत्रुता की शुरुआत होगी। इन्हीं जगहों से लोग गाहे बगाहे आपके शत्रु बन जाएंगे। राहु की जो महादशा आ रही है, वहां पर आपको अगर राहु की महादशा में मुझसे कोई राय चाहिए तो वो यही है कि आप जरा, किसी को पीना है, किसी को खाना है, अब चूंकि राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, आप भाग नहीं सकते, चलो मेरी तरफ से, लेकिन आप वहां बैठ जाइए। प्रयास करिए कि आपको न पीना पड़े, प्रयास करिए कि न खाना पड़े। इन चीजों से जितनी आपकी दूरी रहेगी आप उतने सुरक्षित रहेंगे। अगर चाहते हैं कि आगने वाली राहु की महादशा टोटली आपके पक्ष में हो तो भोजन और साथ ही साथ लोगों के साथ आपका व्यवहार, वाणी, इन सब पर अगर सही कंट्रोल आपने बैठा लिया तो अगली 18 साल की महादशा
राजनीति में और ऊंचाई देने वाली है, क्योंकि जब मंगल ने दिया तो राहु तो अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। अब राहु में थोड़ा कष्ट जो कि स्वाभाविक है, लग्न कोई भी होगा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद, धोखेबाजी, ये सब होने वाला है। और ऑलरेडी आपकी कुंडली में धोखे का योग तो है ही है, तो सावधान रहिएगा। सावधानी में क्या करना, बस गणेश जी की आराधना, इससे आपकी सुरक्षा तय रहेगी। तो मिला जुलाकर कि इस पूरी कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं, न नाम राशि पर न जन्म राशि पर, हर तरह से आप आराम में हैं और निश्चिंत होकर के चलिए। कहीं कोई चिंता, कहीं कोई परेशानी आपको वर्तमान आने वाले दिनों में नहीं होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी है। हालांकि मैंने जैसा कहा यह कारक नहीं है, परंतु वर्गोत्तमी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है देवगुरु ऊंचाई के कारक है। मैंने बताया था कि वर्गोत्तमी ग्रह उच्च के समान फल देने वाले बन जाते हैं, निसंदेह देंगे। कारक नहीं है, परंतु इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, व्यक्तित्व पर पड़ रही है, तो व्यक्तित्व में ऊंचाई, व्यक्तित्व में गर्व, अहंकार भी ला देते हैं, लेकिन गर्व लाना, क्योंकि देवगुरु लग्नेश और लग्न दोनों को देख रहे हैं, फलस्वरूप आप अभी जितनी ऊंचाई सोच रहे हैं उतनी ऊंचाई तक जाना, उससे आगे जाना, कमर कस लीजिए, वहां तक ये कुंडली लेकर जाने के लिए तैयार बैठी है। फिर से दोहरा देता हूं, उपाय के नाम पर शनिदेव का रत्न नीलम आजीवन धारण करके रखना है। मात्रा आप लगभग अच्छी क्वालिटी का लीजिए, और 9 कम से कम, अगर 7 लेते हैं तो 7, सवा 7 या 9 तक रत्ती का लेते तो और अच्छा हो। आजीवन आपको पहन करके रखना है नीलम। एक दूसरा, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना कभी बंद मत करिएगा, आजीवन आपको देना है, ताकि आपका नाम मान सम्मान बना रहे। राजनीति में इसकी बेहद आवश्यकता है। तीसरा, चंद्रमा आपकी कुंडली में अमावस्या के दोष से ग्रसित हैं, सो रात्रि में बहुत देर तक जगे रहना, अगर माता जी आपकी जीवित हैं तो उनका अपमान करना इत्यादि नहीं होना चाहिए। आपके पास घर में ही शिवलिंग है तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया करिए, अमावस्या के दोष से आपको राहत मिलेगी, मन शांत होगा। गणेश जी की आराधना, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप आदत डाल लीजिए रोज, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज 3 बार। नोट करिए, गंगणपतये नमः मंत्र का 5 माला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कम से कम 3 पाठ। और वक्त आने पर, चूंकि आप राजनीति में हैं, धन भगवान ने चाहे जितना दिया हो, वक्त आने पर समय समय पर ब्राह्मणों के द्वारा इन चीजों को करवाते रहिए अपने लिए, सुरक्षा आपकी बनी रहेगी। चूंकि आप जिस राशि के हैं, आपकी सुरक्षा आप खुद अपने आप को अनुशासित करके बनाए रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाप कर्तरी जो योग है, इसमें भी शांति आपकी शिव जी की आराधना आप करेंगे, आपको मिल जाएगी। और शनि को बलवान आप कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाने वाला है। चरित्र को मजबूत रखना है, खान पान का ध्यान, वाणी पर नियंत्रण, निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो प्रिय दर्शकों, और राहु की महादशा के लिए क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो टोटली राहु की महादशा केवल और केवल आपके लिए ऊंचाई लेकर के आ रही है, क्योंकि अभी तो शुरू हो रहा है। राहु, गुरु, शनि ऊपर और ऊपर, राजनीति में और तेजी से सफलता निर्भर करता है अभी इसी मंगल की महादशा पर कि कितना आपने सही बनाया, और आने वाले दिनों में आज के दिन से आपने कितना सीखा, वाणी पर आपने कितना कंट्रोल रखा। तो प्रिय दर्शकों, यह थी जन्म कुंडली विनोद चंद्राकर जी की। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।